हम समांतर पट संधारित्र की धारिता बता चुके हैं, मतलब कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C इक्वल टू ये इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D हुआ करता था। ये D डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हुआ करता था, और A इज एरिया ऑफ प्लेट, और इपिसिलन नोट परमिटिविटी ऑफ एयर होता था, परमिटिविटी ऑफ एयर। देखो ये जब एयर कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटी कितनी, इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D। लेकिन जब कभी भी इस कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए, इसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा या पानी या कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब जो उसकी कैपेसिटी होती है तो C इक्वल टू होता K इंटू इपिसिलन नोट, K इंटू इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D। देखो समांतर अगर एयर कैपेसिटर है तो सीधा इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D। ए क्या, तो एरिया ऑफ द प्लेट, पूरे प्लेट का एरिया। D क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। अगर उसी में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब फील्ड कर दिया जाता है, जब उसी एयर कैपेसिटर के मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी दूसरा मटेरियल जैसे वाटर हो गया, वुड का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा, या मान लीजिए कागज़ का बुरादा वगैरह हो गया, तो वो इपिसिलन नोट की जगह K इंटू इपिसिलन नोट आ जाता। चूँकि इपिसिलन नोट सिर्फ एयर का परमिटिविटी है, लेकिन कोई दूसरा मटेरियल आता है तो उसके परमिटिविटी सीधा इपिसिलन लिखते हैं, और इपिसिलन को हम K इंटू इपिसिलन नोट लिखते हैं। तो कोई दूसरा मटेरियल आएगा तो K इंटू इपिसिलन नोट करेंगे, अगर सिर्फ एयर रहा तो इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D। कई बार इसी मटेरियल को दो भाग में बांट के अगर डाला जाए तो क्या होगा, जैसे अगले केस में हम देखते हैं कि अगर एक ही मटेरियल रहा तो कैपेसिटी C इक्वल टू K इंटू इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D हो गया। लेकिन अगर मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का जो इंड है, मतलब प्लेट के आर पार का जो पॉइंट है A और B हम दिखा दें। अब हम मानते हैं कि इसमें कोई एक मटेरियल अगर डाल देता, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देता तो K इंटू इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय D हो जाता। लेकिन हम इसको दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर देते हैं आधे आधे एरिया में। जैसे देखिए यहाँ क्या होगा कि ऊपर वाले एयर में मान लीजिए ऊपर वाले पार्ट में हम कोई एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और नीचे वाले पार्ट में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो देखो ये तो पूरे प्लेट का एरिया हम A लेते थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, आधे पार्ट में दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और सेकेंड आधे पार्ट में दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तब जब अब इसका हम लोग को निकालना होगा कैपेसिटी, तब देखो कैसे निकालते हैं। तब हम देखो अब यहाँ क्या होगा कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह काम करेगा। ऊपर का कंपार्टमेंट एक अलग कैपेसिटर का काम करेगा, और नीचे वाला पार्ट एक अलग कैपेसिटर का काम करेगा, और ये इस तरीके से जाएगा। इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम शो कर देते हैं। तो एक का कैपेसिटी हम C1 मान लेते हैं और दूसरे का कैपेसिटी C2 मान लेते हैं। देखो C1 और C2 हमने क्यों मान लिया, जैसे यहाँ कोई भी एक चार्ज देंगे तो इस चार्ज की पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऊपर से आया होगा और कुछ नीचे वाले पार्ट से आया होगा। मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जैसे हो गया, तो ऑब्वियस है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज भेजेंगे ऊपर वाले पार्ट से भी जाएगा, नीचे भी तो ऊपर वाले पार्ट से जाएगा, उसकी कैपेसिटी हमने अलग कंसीडर कर लिया, और नीचे वाले पार्ट से जो चार्ज जाएगा उसको हम अलग कैपेसिटी C2 मान लिए। अच्छा देखो ये C1 का वैल्यू कितना रहेगा, तो C1 जो रहेगा ये K1 इंटू इपिसिलन नोट। क्या पूरे प्लेट के एरिया में एक जैसा मटेरियल, देखो वहाँ क्या था पिछले केस में पूरे प्लेट के एरिया में एक जैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, इसलिए K इंटू इपिसिलन नोट A कर देते थे डिवाइडेड बाय D। यहाँ क्या है कि पूरे प्लेट का एरिया A है, लेकिन आधे एरिया में ही एक जैसा मटेरियल है। मतलब ये K1 वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आधे एरिया में है, तो K1 इपिसिलन नोट एक जगह क्या आएगा A/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट जो होगा, ये दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग D कर देते हैं। उसी तरीके से C2 इक्वल टू कितना आती है K2 इंटू इपिसिलन नोट एरिया का, चूँकि आधे प्लेट का एरिया इसमें आ रहा K2 वाले मटेरियल में, तो A/2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया D। इसको सही से लिखोगे तो K1 इपिसिलन नोट A डिवाइडेड बाय 2D,
और यहाँ भी इसको लिखेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D। और हम बता दें ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब निकालने की बारी आएगी तो ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या रहा होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये सिंपली C1 प्लस C2 कर देंगे और C1 प्लस C2 का वैल्यू रख देना, C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो वैल्यू आएगा हम लोग लिख लेंगे दोनों को ऐड करके। तो देखो यहाँ क्या था कि दो मटेरियल था इक्वल पार्ट में, आधे इक्वल एरिया में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था और आधे एरिया में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था। तो आधे एरिया में था तो K एप्सिलॉन नॉट एक जगह A/2 कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स D था तो इतना लिख दिए। तो ये C1 प्लस C2 कर देंगे तो C1 का वैल्यू यहाँ है और C2 का वैल्यू यहाँ, और रिप्लेस मतलब ये वैल्यू वहाँ प्लेस कर दो, जो आने का होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। इसी में K इक्विवेलेंट की बात करेगा तो इसको कंपेयर कर देना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो दोनों कंपेयर कर देना तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू भी आ जाएगा। अगर इसी में कोई कहेगा सर तीन इक्वल पार्ट में हम तीन अलग अलग मटेरियल डाल दिए तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखो इस केस में हम ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ भी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल d ही लेते हैं और एरिया ऑफ द प्लेट हम कैपिटल A ही मानेंगे। यहाँ क्या है कि एक पॉइंट P मान लो और दूसरा पॉइंट Q मान लो, इन दोनों के बीच देखो क्या करते हैं, तीन इक्वल पार्ट में अलग अलग मटेरियल डाल देते हैं, तीन इक्वल पार्ट में अलग अलग मटेरियल डाल देते हैं। देखो इस तरीके से, देखो ऊपर वाले पार्ट का में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऊपर वाले पार्ट में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या कर दिया, K1 कर दिया, और नीचे वाले पार्ट में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और यहाँ जो है एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K3 कंसीडर कर लेते हैं। ये देखो A जो है एरिया ऑफ द प्लेट हो गया और D क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और हम बता दें कि तीन इक्वल पार्ट में देखो ऊपर वाले पार्ट में एक K1 मटेरियल डाला गया, सेकेंड वाले पार्ट में ये K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डाला गया, और थर्ड पार्ट में जो हम डाले हैं ये K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला K3 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वैसा मटेरियल डाले हैं। यहाँ अगर हम देखना चाहेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी वगैरह निकालना चाहेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, तो देखो ये तीन अलग अलग कैपेसिटर का काम करेगा, ये इस तरीके से तीन अलग अलग कैपेसिटर का काम करेगा। देखो ये C1, ये C2 और ये C3, और ये P और Q को हम लिख लेते हैं। देखो तीन अलग अलग पार्ट में Q हम बांट दिए। देखो यहाँ से जो कुछ भी चार्ज भेजेंगे तो कुछ चार्ज इस मटेरियल से जाएगा, कुछ चार्ज इस मटेरियल से जाता और कुछ चार्ज इस मटेरियल से जाता, तो कहीं न कहीं तीन पार्ट में तीन अलग अलग मटेरियल वाले पार्ट से जाता, तो अलग अलग मटेरियल का कैपेसिटी हम अलग अलग बना दिए, ये C1, ये C2, ये C3। यहाँ भी कोई चार्ज को भेजो देखो तीन अलग अलग पार्ट से चला जाएगा। अच्छा C1 का वैल्यू कितना रहा होगा, तो ऑब्वियस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन C1 प्लस C2 और C3 का वैल्यू वगैरह कितना आएगा तो वो हम देख लेते हैं। तो ये C1 कितना, तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या पूरे एरिया में एक जैसा मटेरियल है, नहीं, एरिया को तीन बराबर भाग में हम बांटे हैं। देख लो ये अगर प्लेट है तो प्लेट को तीन बराबर भाग में बांटा है, तो यहाँ A/3 और डिवाइडेड बाय D आएगा। उसी तरीके से K2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी एरिया का एक तिहाई भाग ही है तो A/3 एरिया में K2 वाला मटेरियल है, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डिवाइडेड बाय D, और C3 इक्वल टू ये K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी एरिया का 1/3 पार्ट ही है तो इतना। तो ये C1 C2 C3 का वैल्यू अगर C इक्विवेलेंट में डाल देंगे तो ऑब्वियस इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा। लेकिन इस मटेरियल को दूसरे तरीके से भी रखा जा सकता है। जैसे हम एक और कैपेसिटर बनाते हैं, जैसे देखते हैं ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है और
यहाँ एक पॉइंट को P और दूसरे पॉइंट को हम Q ले रहे हैं। यहाँ मान लो दो इक्वल पार्ट में इस तरीके से ये जो D डिस्टेंस है, इस D डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। देखो यहाँ आधे पार्ट में एक दूसरे टाइप का मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और सेकेंड आधे पार्ट में एक दूसरे टाइप का मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। यहाँ इस तरीके से अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड हो, दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील्ड किया गया है और टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट इज स्मॉल d था और एरिया ऑफ द प्लेट A था। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी एक C1 मान लेते हैं और दूसरे की कैपेसिटी हम क्या मान लेते हैं, C2। तो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। कोई कहेगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे कर दिए? देखो जो चार्ज को हम भेजेंगे, कंप्लीट चार्ज इससे जो आएगा वही चार्ज इससे भी जाएगा, मतलब जो चार्ज इस कैपेसिटर को क्रॉस करेगा सेम वही चार्ज वही यहाँ भी आएगा। तो देखो तो ऑब्वियस है कि जो चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा वही चार्ज यहाँ आएगा। तो दोनों में से सेम चार्ज या सेम करंट सप्लाई हो रहा है, डेट मीन्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जहाँ भी सेम चार्ज या सेम करंट सप्लाई हो रहा हो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस C1 का वैल्यू कितना आएगा, C1 इक्वल टू K1 इप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो यहाँ एरिया कुछ घट रहा नहीं, पूरे के पूरे प्लेट के एरिया में एक जैसा मटेरियल है। तो चलो K1 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, D से डिवाइड होगा नहीं, ये पूरे D डिस्टेंस में एक जैसा मटेरियल है नहीं, सिर्फ आधे डिस्टेंस में यानी D/2 डिस्टेंस में एक जैसा मटेरियल है और इधर सेकेंड D/2 में एक जैसा मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा, D/2। देखो वहाँ क्या था कि एरिया डिवाइड हो जा रहा था, यहाँ क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स है, तो आधे डिस्टेंस में एक जैसा मटेरियल और सेकेंड आधे डिस्टेंस में एक जैसा मटेरियल है। तो ये पलट उलट के जो आना होगा आएगा। तो उसी तरीके से C2 इक्वल टू K2 इंटू इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहाँ भी D की जगह क्या होगा, ये कितने पार्ट में, ये कितने डिस्टेंस में ये K2 वाला मटेरियल है, तो सिर्फ D/2 पार्ट में है, तो ये D/2। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ भी C इक्विवेलेंट अगर निकालने की बात हो तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई ये C1 प्लस C2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इतना होता है। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। इसी में अगर तीन अलग अलग मटेरियल डाल दे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं, C इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख दिए हम, C1 और C2 का वैल्यू डालेंगे, जितना आना होगा आ जाएगा। सेम उसी तरीके से तीन अलग अलग मटेरियल अगर डाला रहे तो क्या होगा। जैसे देखें यहाँ ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये D। अब देखो हम क्या करते हैं कि इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो और एक पॉइंट को हम P मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। अब यहाँ तीन इक्वल पार्ट में अगर एक पार्ट में मान लो एक जैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 हो, और दूसरे पार्ट में सेकेंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, कोई K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और थर्ड पार्ट में फिर से मान लो कोई तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K3। तो देखो तीन इक्वल पार्ट में बटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहा होगा, D/3। सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहा होगा, D/3। ये एक बात हम बता दें, ये जानबूझ के हम इक्वल डिस्टेंस लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस में ही ये एक जैसा मटेरियल हो सकता है कि दो भाग में एक जैसा मटेरियल हो, तीसरे भाग में एक जैसा मटेरियल हो, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ इसको अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी यहाँ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा इस तरीके से, क्योंकि जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज यहाँ भी आएगा और वही चार्ज यहाँ भी आएगा, मतलब जो करंट इसमें हम सप्लाई करने का कोशिश करेंगे सेम करंट यहाँ भी आएगा तीनों पार्ट में। तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। सेम चार्ज जब फ्लो हो रहा हो तो ये तीनों पार्ट में सेम चार्ज फ्लो हो रहा, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर निकालने की बात हो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर देंगे। एलसीएम फेलसीएम लेना होगा तो एलसीएम भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन C1 C2 C3 का वैल्यू कितना रहा होगा, तो C1 वही K1 इप्सिलॉन नॉट। पूरे देखो पूरे एरिया में एक, पूरे प्लेट के एरिया में एक जैसा मटेरियल है तो इसलिए पूरा एरिया डाले हैं, लेकिन
1/3 डिस्टेंस में ही केवल एक मटेरियल है तो d/3। उसी तरह से K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ केवल 1/3 एरिया में 1/3 डिस्टेंस में एक जैसा मटेरियल है तो d/3। अब पुनः K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, और जहाँ सीधा बात याद रखेंगे, जहाँ एरिया डिवाइड हो गया था वहाँ एरिया का पार्ट डाले थे, जहाँ डिस्टेंस डिवाइड हो गया वहाँ डिस्टेंस का बटा हुआ पार्ट डाल रहे हैं। और C1 C2 C3 का वैल्यू ये D3 पलट के ऊपर चल जाएगा, C1 C2 C3 का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से किसी कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग मटेरियल को डाल सकता है। जैसे देखो यहाँ इस बार एक मटेरियल इस तरीके से हम डालने का, या मान लो इस तरीके से डाला हो, ये ऐसा, ये मान लो कि 2 प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इसके आधे पार्ट में देख लेते हैं हम, इसके आधे पार्ट में मान लेते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज D, लेकिन आधे पार्ट में ये D/2 पार्ट में एक जैसा मटेरियल रहा होगा और D/2 पार्ट में थोड़ा सा बट के मटेरियल रहा होगा। जैसे मान लो इस पूरे पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K1 है, और यहाँ भी हम 2 अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट ऐसा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और ये तीसरा पार्ट है जिस तीसरे पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये K3। तब बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी आप फाइंड करो कितना होगा। तो देखो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ टोटल प्लेट का एरिया हम A मानते हैं, तो चलो अच्छा चलो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, चूँकि प्लेट का एरिया हम A मानते हैं। देखो ये पूरे के पूरे कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट बांट करके 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है। एक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है जो पूरे के पूरे एरिया में बिछा हुआ, और दूसरे भाग में 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसमें आधे भाग में एक K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल है और सेकेंड आधे भाग में K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है। यहाँ देखो जो चार्ज हम इधर से सप्लाई करेंगे सब का सब चार्ज इसमें आएगा, लेकिन जो चार्ज इसमें आएगा ये 2 भाग में बट के आएगा। देखो इस तरीके से, एक कैपेसिटी C1 और यहाँ जो एक कैपेसिटी जो चार्ज भेजेंगे पूरा पूरा यहाँ से आएगा, K1 वाले मटेरियल से पूरा चार्ज सप्लाई होगा, तो ये C1, और दूसरे भाग में जाएगा ये C2 और C3, ये दोनों मिल करके ये यहाँ Q तक आएगा। देखो जो चार्ज यहाँ गया ये अब एक K2 वाले मटेरियल्स होकर आएगा जिसकी कैपेसिटी हम C2 मान लिए, और एक K3 वाले मटेरियल्स होकर आएगा जिसकी कैपेसिटी हमने C3 मान लिया। तो इसको तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आगे ऐड कर लेंगे, तो ये C1 हो जाएगा और ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। बाद में हम इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी वगैरह निकालने का काम कर लेंगे। देखो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चूँकि पैरेलल था तो ये दोनों का कैपेसिटी सिंपली ऐड हो जाएगा, C2 प्लस C3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आने का होगा इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन C1 का वैल्यू क्या रहा होगा, देखो ये C1 का वैल्यू कितना आएगा, तो C1 का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नोट, पूरे के पूरे एरिया में एक जैसा मटेरियल है तो A, और डायरेक्टली कांस्टेंट K1, तो K1 इंटू एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाय D, लेकिन सिर्फ आधे डिस्टेंस में K1 वाला मटेरियल है तो D/2, और C2 में के लिए क्या होगा तो K2 इंटू एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधा हो गया, तो इसका एरिया A/2 तो होगा ही और डिस्टेंस भी आधा था। देख लो आधे एरिया में आधे डिस्टेंस में K2 वाला मटेरियल है। सेम उसी तरीके से C3 इक्वल टू K3 इंटू एप्सिलॉन नोट। इसका एरिया देखो चूँकि ये पूरा प्लेट का एरिया ये होगा, आधे पार्ट में K2 वाला मटेरियल था और आधे पार्ट में K3 वाला मटेरियल है, तो यहाँ भी A/2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था ये D/2। संयोग से यहाँ 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये C2 इक्वल टू बचेगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और यहाँ भी K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, लेकिन यहाँ ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो C1 और C2 C3 का वैल्यू यहाँ रखना, पलट उलट के जो आने का होगा आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटी प्राय पूछेगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसी तरीके से आएगा। तो चलो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, चूँकि लाइट है नहीं, विजिबिलिटी में थोड़ा सा परेशानी आएगा। अब अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे कुछ बताएंगे।